कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। चलिए, तो आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? गुरु बीजाणु जनन के बारे में, जिसे इंग्लिश में हम नाम देते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। याद कीजिए, जब हम नर जनन अंग के बारे में पढ़ा रहे थे तो बताए थे पुंग केसर के अंदर पाया जाता है लघु बीजाणुधानी, और लघु बीजाणुधानी के अंदर होता है लघु बीजाणु जनन, और लघु बीजाणु जनन के माध्यम से बना था लघु बीजाणु, और उसके बाद लघु बीजाणु क्या होता परिपक्व होकर परागकण बनाया था। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे स्त्री जनन अंग का। तो स्त्री जनन अंग के अंदर पाया जाता है अंडाशय, अंडाशय के अंदर पाया जाता है बीजांड, और बीजांड के अंदर होता है कौन सा क्रिया? गुरु बीजाणु जनन, जिसे हम क्या नाम देते हैं? मेगास्पोरोजेनेसिस। तो सिंपल याद कीजिए बीजांड का संरचना। तो बीजांड के संरचना में हम बताए थे कि बीजांड चारों तरफ से 2 परत से घिरा होता है, जिसे हम अध्यावरण नाम दिए थे, और बीजांड के अंदर 2 सिरा देखने को मिलता है। बीजांड का हुआ हिस्सा जहां पर अध्यावरण नहीं पाया जाता है तो उसे नाम दिए थे बीजांड द्वारी सिरा, और उसके अपोजिट, उसके विपरीत में जो सिरा पाया गया था उसे नाम दिए थे निभागी सिरा। तो ये जो भी घटना होने वाला है गुरु बीजाणु जनन, ये बीजांड के बीजांड द्वारी सिरा के समीप होता है। तो याद कीजिए, बीजांड के मध्य में एक विशेष प्रकार का उत्तक बढ़ा हुआ था जिसे हम नाम दिए थे बीजांड काय। तो यही होता है कि ये देखिए, ये बीजांड का संरचना दिख रहा है, और इसके चारों तरफ जो मध्य में जो उत्तक बढ़ा हुआ है इसे हम नाम दिए थे बीजांड काय। तो ये जो बीजांड द्वारी सिरा के पास पाए जाने वाला जो बीजांड काय होता है उसमें वृद्धि होता है, विकास होता है, और वृद्धि विकास होकर वो जो कोशिका होता है बीजांड काय वो बड़ा हो जाता है, जिसे आगे चलकर हम नाम दे देते हैं गुरु बीजाणु मातृ कोशिका, जो कि एक द्विगुणित कोशिका होता है। और इसी कोशिका में होता है अर्धसूत्री विभाजन। याद कीजिए, अर्धसूत्री विभाजन किसे कहते हैं? ऐसा कोशिका विभाजन जिसमें गुणसूत्र संख्या क्या हो जाए? आधा हो जाए, ऐसे कोशिका विभाजन को नाम देते हैं अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। तो क्या होता है? गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में होता है अर्धसूत्री विभाजन, जिसके फलस्वरूप क्या होता है? क्या का निर्माण होता है? गुरु बीजाणु का निर्माण होता है, और इसी प्रक्रिया को हम नाम देते हैं गुरु बीजाणु जनन। तो सिंपल याद रखिएगा कि बीजांड द्वारी सिरा के पास पाए जाने वाला जो बीजांड काय होता है वो वृद्धि करता है, विकास करता है, बड़ा हो जाता है, और उस कोशिका को हम नाम देते हैं गुरु बीजाणु मातृ कोशिका। और उसी गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में होता है अर्धसूत्री विभाजन, जिससे क्या बनता है? 4 गुरु बीजाणु का निर्माण होता है, और इस पूरे 4 गुरु बीजाणु निर्माण की प्रक्रिया को हम नाम देते हैं गुरु बीजाणु जनन या मेगास्पोरोजेनेसिस। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका जो कि द्विगुणित कोशिका है ना, में अर्धसूत्री विभाजन के माध्यम से गुरु बीजाणु निर्माण की क्रिया को हम क्या नाम देते हैं? गुरु बीजाणु जनन या मेगास्पोरोजेनेसिस करते हैं। अब क्या होता है? अब जो ये गुरु बीजाणु होता है ये आगे चलकर विकसित हो जाता है मादा गेमेटोफाइट में, जिसे हम भ्रूणकोष नाम देते हैं। तो यही गुरु बीजाणु आगे चलकर विकसित होने वाला है किसमें? मादा गेमेटोफाइट, जिसे हम क्या नाम देते हैं? भ्रूणकोष। चलिए, तो अब हम अध्ययन करने वाले हैं भ्रूण कोश निर्माण के बारे में, जिसे हम क्या नाम देते हैं इंग्लिश में? एम्ब्रायोसाइक फॉर्मेशन। अर्थात भ्रूण कोश को इंग्लिश में हम क्या नाम देते हैं? एम्ब्रायोसाइक। याद रखिएगा, या तो भ्रूण कोश बोल दे या तो एम्ब्रायोसाइक बोल दे, सवाल ऐसे आएगा। तो याद कीजिए, पिछले टॉपिक में हम पढ़े थे किसके बारे में? गुरु बीजाणु जनन के बारे में। तो बताए थे गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है? 4 कोशिका का निर्माण होता है, जिसे नाम दिए थे गुरु बीजाणु नाम दिए थे, है ना। और वही गुरु बीजाणु आगे चलकर क्या होता है? विकसित होता है भ्रूण कोश में, है ना। तो कैसे होता है ये देखिए। तो याद कीजिए, 4 गुरु बीजाणु जो बना था, ये देखिए यहाँ पे बनाए हुए गुरु बीजाणु मातृ कोशिका, इसमें क्या हुआ? गुरु बीजाणु जनन हुआ और 4 गुरु बीजाणु का निर्माण हुआ। तो गुरु बीजाणु टोटल बना कितना? 4। लेकिन उसमें से 3 जो गुरु बीजाणु होता है वो क्या हो जाता है? डीजेनरेट हो जाता है, नष्ट हो जाता है। बचता कितना है? 1। अब वही एक गुरु बीजाणु आगे चलकर विकसित हो जाएगा किसमें? भ्रूण कोश में। तो यहाँ पे गौर करने वाली ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये देखिए 3 जो नष्ट हो जाता है, बचता 1 है। तो इस प्रक्रिया को नाम देते हैं एक बीजाणु विकास। कैसा विकास? एक बीजाणु विकास। कैसा विकास इसको नाम देते हैं? एक बीजाणु विकास, जिसे इंग्लिश में नाम देते हैं मोनो, बोले वापस से, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। कैसा डेवलपमेंट? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। तो याद रखिएगा, परागकण के केस में ऐसा नहीं हुआ था। परागकण के केस में 4 गुरु लघु बीजाणु बना था, वो 4 लघु बीजाणु कैलेज एंजाइम के माध्यम से अलग हुआ था और 4 अलग अलग परागकण बना लिया था। लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं होता, यहाँ पे अपोजिट होता है। यहाँ पे क्या होता है कि गुरु बीजाणु तो बनता है गुरु बीजाणु जनन के माध्यम से 4, लेकिन 4 में से 3 क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। बचता कितना है? 1। और वही आगे चलकर विकसित होकर भ्रूण कोश निर्माण करता है। तो कितना बीजाणु भाग लिया? 1 बीजाणु। इस कारण इसे हम नाम देते हैं एक बीजाणु विकास, जिसे इंग्लिश में नाम देते हैं मोनोस्पोरिक
मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, ध्यान रखें कौन सा डेवलपमेंट, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। अब देखिए पूरा कहानी क्या होता है कि 4 में से तो 3 नष्ट हो गया, बचा कितना, 1। अब यही एक जो गुरु बीजाणु है उसमें होता है 3 बार मुक्त केंद्रक विभाजन। याद कीजिए कोशिका विभाजन में 2 घटना होता है, सबसे पहले केंद्रक विभाजित होता है, फिर बाद में जीव द्रव विभाजित होता है। अगर सिर्फ केंद्रक विभाजित हो, जीव द्रव नहीं विभाजित हो, तो इसे हम नाम देते हैं मुक्त केंद्रक विभाजन। तो हाँ, ये जो गुरु बीजाणु एक बचा हुआ है इसमें क्या होता है, 3 बार मुक्त केंद्रक विभाजन होगा। 3 बार कहने का मतलब क्या क्या होगा, देखिए पहला बताइए इसमें केंद्रक का संख्या कितना है, 1। अब जैसे ही पहला मुक्त केंद्रक विभाजन होगा, अर्थात केवल केंद्रक विभाजित होगा, जीव द्रव विभाजित नहीं होगा, तो 1 से कितना केंद्रक बन जाएगा, 2। तो यहाँ पे पहला केंद्रक विभाजन पूरा हो गया। फिर दूसरा केंद्रक भी मुक्त केंद्रक विभाजन होगा, तो 2 से कितना केंद्रक बनेगा, 4। फिर चौथा में क्या होगा, तीसरा के मुक्त केंद्रक विभाजन होगा, तो फिर क्या हो जाएगा, 4 से कितना केंद्रक बन जाएगा, 8, है ना। और जैसे ही 8 केंद्रक होता है, फटाक से इसके अंदर क्या हो जाता है, जीव द्रव का विभाजन, जिसके फलस्वरूप क्या हो जाता है, 7 कोशिका का निर्माण हो जाता है। तो यही हो गया ये जो संरचना आपको दिख रहा है जिसमें 7 कोशिका और केंद्रक कितना है, 8 है। इसी संरचना को हम नाम देते हैं भ्रूण कोश, जिसे हम नाम देते हैं एम्ब्रियो सेट। तो वापस से समझिए कि जैसे ही क्या होता है, गुरु बीजाणु जनन होता है, और गुरु बीजाणु जनन के माध्यम से 4 गुरु बीजाणु बना, 4 गुरु बीजाणु में 3 गुरु बीजाणु नष्ट हो जाता है, 1 गुरु बीजाणु के अंदर 3 बार मुक्त केंद्रक विभाजन होगा। 3 बार कहने का मतलब पहले 1 केंद्रक रहेगा, जैसे ही पहला मुक्त केंद्रक विभाजन होगा 1 से 2 केंद्रक हो जाएगा, फिर दूसरा होगा तो 2 से 4, 4 से 8, और जैसे ही 8 केंद्रक होगा फटाक से उसके अंदर जीव द्रव का विभाजन हो जाएगा, जिससे 7 कोशिका का निर्माण होता है। और ये जो बनने वाला संरचना जो यहाँ पे बोर्ड पे आप जिसका डायग्राम देख रहे हैं, इसी संरचना को नाम देते हैं भ्रूण कोश। अब देखिए, अब हम लोग सीखने वाले हैं किसके बारे में, भ्रूण कोश के संरचना के बारे में। तो याद कीजिए भ्रूण कोश को हम कैसा संरचना बोले थे, क्योंकि इसमें 7 कोशिका था, 7 सेल्ड था, और न्यूक्लियस कितना था, 8 था। तो ये कैसा संरचना होता है, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर होता है, जिसको हिंदी में हम नाम देते हैं 7 कोशिकीय तथा 8 केंद्रकीय संरचना। अब इसमें देखने यहाँ पे अध्ययन करना है कि वो 7 कोशिका कौन कौन सा होता है। तो उससे पहले हम भ्रूण कोश के बारे में कुछ और जानकारी ले लेते हैं। याद कीजिए भ्रूण कोश को हम मादा गैमेटोफाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, मादा गैमेटोफाइट। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर ही क्या बनता है, मादा युग्मक, जिसे हम अंड कहते हैं। याद कीजिए पिछले क्लास में जब हम नर जनन तंत्र पढ़ाए थे तो उस क्लास में हम बताए थे परागकण को नाम दिए थे नर गैमेटोफाइट। क्यों, क्योंकि परागकण का जो कौन सा कोशिका, जनन कोशिका था, वो आगे चलकर क्या बना रहा था, नर युग्मक, अर्थात परागकण के अंदर किसका निर्माण होता है, नर युग्मक का। इस कारण परागकण को हम नाम देते हैं नर गैमेटोफाइट, और भ्रूण कोश को हम क्या नाम देते हैं, मादा गैमेटोफाइट। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर किसका निर्माण होता है, मादा युग्मक का। इसके अलावा क्या देखे बताए कि यह कैसा होता है, 7 कोशिकीय तथा 8 केंद्रकीय संरचना होता है, जो कि हम थोड़ी देर पहले आपको समझा चुके हैं। क्योंकि इसमें केंद्रक कितना होता है, 8, और कोशिका कितना होता है, 7। इस वजह से ये 7 कोशिकीय तथा 8 केंद्रकीय संरचना होता है। अब यहाँ पे जो आपको डायग्राम दिखाया गया है, ये डायग्राम किसका है, भ्रूण कोश का, या बोले तो एम्ब्रियो सैक का, एक परिपक्व भ्रूण कोश का संरचना है। अब देखिए इस भ्रूण कोश में टोटल कोशिका कितना होगा, 7। तो देखिए गिनिए यहाँ पे मेरे साथ गिनती, 1 2 3 4 5 6, और ये जो बड़ा वाला कोशिका दिख रहा है ये टोटल कितना कोशिका हो गया, 7 कोशिका। अब यहाँ पे गिनते हैं केंद्रक। देखिए ऊपर की तरफ 3 केंद्रक है, हाँ 3 केंद्रक है। ये देखिए बीच में मध्य में 2 केंद्रक है, 3 2 5 केंद्रक हुआ, और नीचे की तरफ 3 केंद्रक हुआ तो 8। तो केंद्रक कितना हो गया, 8, कोशिका कितना हो गया, 7। इस वजह से इसे क्या नाम देते हैं, 7 कोशिकीय तथा 8 केंद्रकीय संरचना। अब देखिए 7 कोशिका में सब कोशिका का नाम आपको पता होना चाहिए। तो ये देखिए ये जो सिरा आपको दिख रहा है ये होने वाला है बीजांडद्वारी सिरा की तरफ, और ये जो सिरा है ऊपर की तरफ ये कौन सा सिरा की तरफ है, निभागी सिरा की तरफ। तो देखिए निभागी सिरा की तरफ जो 3 कोशिका का समूह पाया जाता है इसे हम नाम देते हैं एंटीपोडल सेल। वापस से बोले क्या नाम देते हैं, एंटीपोडल सेल, जिसे हम हिंदी में क्या नाम देते हैं, प्रतिव्यसांत कोशिका। कौन सा कोशिका, प्रतिव्यसांत कोशिका। तो बताइए प्रतिव्यसांत कोशिका कौन सा कोशिका है, तो 3 कोशिका का समूह जो निभागी सिरा की तरफ पाया जाता है उसे नाम देते हैं प्रतिव्यसांत, है ना। अब देखिए ये जो बीच में आपको बड़ा सा कोशिका ये देखने को मिल रहा है ना, इस कोशिका को हम नाम देते हैं सेंट्रल सेल। वापस से बोले सेंट्रल सेल, जिसे हम हिंदी में नाम देते हैं केंद्रीय कोशिका, जिसका संख्या कितना होता है, 1 होता है। और इसी केंद्रीय कोशिका में देखिए केंद्रक आपको कितना देखने को मिल रहा है, देखिए तो केंद्रक कितना है, 2। तो इन दोनों केंद्रक को हम नाम देते हैं ध्रुवीय केंद्रक, जिसे इंग्लिश में नाम देते हैं पोलर न्यूक्लियाई। क्या नाम देते हैं, पोलर न्यूक्लियाई। तो बउआ अब तक हम कितने कोशिका का बात कर चुके हैं, 4 कोशिका का। ऊपर की तरफ 3 प्रतिव्यसांत, मध्य में एक बड़ा सा कोशिका जिसे हम नाम दिए केंद्रीय कोशिका। अब देखिए अब ये जो बीजांडद्वारी
द्वारी सिरा है, बीजाणु द्वारी सिरा की तरफ भी 3 कोशिका का समूह पाया जाता है, जिसे हम इकट्ठे नाम देते हैं अंड समुच्चय। क्या नाम देते हैं? अंड समुच्चय। इंग्लिश में नाम देते हैं एग एपरेटस। इसमें कितना कोशिका होता है? 3 कोशिका। कौन कौन? देखिए, ये जो मध्य में जो आपको ये कोशिका दिख रहा है वाला है, इसे हम नाम देते हैं एग, अंड, जो कि कौन सा युग्मक है? यही कौन सा युग्मक है? मादा युग्मक। कौन सा युग्मक? मादा युग्मक। वापस से बोले, कौन सा युग्मक है? मादा युग्मक। क्या यहाँ पे आपको अंड दिख रहा है? अंड एक कोशिका हो गया। और क्या अंड के अगल बगल 2 कोशिका और दिख रहा है? हुआ, इसे हम प्यार से नाम देते हैं सहेली, अर्थात सहायक कोशिका। एक तरह से ये अंड है जो दुल्हन है, और इसके अगल बगल जो 2 कोशिका पाया जाता है, जिसे हम नाम देते हैं सहेली, जिसे नाम देते हैं सहायक कोशिका। कौन सा कोशिका? सहायक कोशिका। इंग्लिश में नाम देते हैं इसे सिनर्जिड। तो सिनर्जिड का संख्या कितना हो गया? 2। अंड का संख्या हो गया कितना? 1। टोटल कितने कोशिका हो गया? 3 कोशिका। और यही तीनों आपस में मिलकर निर्माण करता है अंड समुच्चय का, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। क्या यहाँ पे एक और गौर करने वाला संरचना है? क्या सहायक कोशिका के अंदर उंगली नुमा संरचना आपको दिखाई दे रहा है? हाँ, दिखाई दे रहा है। इस संरचना को हम नाम देते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस। वापस से बोले, क्या बोलते? फिलीफॉर्म एपरेटस, जिसे हिंदी में नाम देते हैं तंतु रूपी समुच्चय। और इसका कार्य होता है, ये पराग नली को अपने तरफ आकर्षित करता है, अर्थात ये पराग नली को क्या देने का प्रदान करेगा? दिशा निर्देश देने का कार्य करता है ना। तो ये था आपका संरचना, जिसे हम नाम दिए थे भ्रूण कोश। तो वापस से रिकॉल कर लेते हैं। भ्रूण कोश के अंदर केंद्रक कितने होता है? 8। कोशिका कितने होते हैं? 7 कोशिका में कौन कौन सा कोशिका शामिल होता है? बीजाणु द्वारी सिरा की तरफ 3 कोशिका होता है। एक कोशिका को नाम देते हैं, मध्य में जो कोशिका पाया जाता है उसे हम नाम देते हैं अंड, और उसके अगल बगल होता है सहायक कोशिका। सहायक कोशिका के अंदर उंगली नुमा संरचना पाया जाता है, जिसे हम नाम देते हैं तंतु रूपी समुच्चय, और ये पराग नली को दिशा निर्देश देने का कार्य करता है। फिर इसके ऊपर की तरफ जाए तो ऊपर वाला जो सबसे बड़ा कोशिका होता है, इसे नाम देते हैं केंद्रीय कोशिका, और इसके अंदर 2 केंद्रक पाया जाता है, जिसे हम नाम देते हैं ध्रुवीय केंद्रक। और सबसे ऊपर की तरफ अर्थात विभागीय सिरा की तरफ जो पाया जाता है संरचना, 3 कोशिका का समूह, जिसे हम नाम देते हैं कौन सा कोशिका? प्रतिवसांत या फिर एंटीपोडल सेल। तो ये था आपका किसका संरचना? भ्रूण कोश का संरचना। तो याद रखिएगा, भ्रूण कोश को हम नाम देते हैं मादा गैमेटोफाइट, जिसके अंदर 7 कोशिका पाया जाता है, और केंद्रक कितना होता है? 8। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, और अगले एपिसोड में हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? परागन के बारे में, है ना। तो तब तक के लिए मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, पढ़ाई में हमेशा व्यस्त रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।